हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर जो कि बैंक कर्व के हवाले से था, उस बैंक कर्व के टॉपिक में जो हमने फोर्सेस डिस्कस की थी और लास्ट के अंदर मैंने आपसे एक पूछा था कि ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल का क्या रोल है, क्या ये एंगल इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो इस एंगल में जो बैंक कर्व है वो इस एंगल पर डिपेंड करता भी है या नहीं है, ठीक है। तो आज कि इस लेक्चर में हम इस एंगल को डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा जो बैंक कर्व है वो डिपेंड करता है इस एंगल पर। और ये एंगल हमारे पास क्या है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है कि बैंकिंग डिपेंडेंस ऑफ एंगल एंड स्पीड ऑफ व्हीकल। तो आज का लेक्चर हमारा जो है इस बैंकिंग डिपेंडेंस ऑफ एंगल एंड स्पीड ऑफ व्हीकल पर है। तो इसको डिस्कस करने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें एंड नोटिफिकेशन की आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो आइए चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैंकिंग एंगल कहते हैं किसको हैं, ठीक है। बैंकिंग एंगल जो है ये द एंगल एट विच व्हीकल इज इंक्लाइंड। अब ये जो एंगल है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी जो है वही कार जो है वो इंक्लाइंड है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ये जो एंगल है जिसके ऊपर ये इंक्लाइनेशन हो रही है कार की, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, बैंक एंगल हम कहते हैं। okay? ये हमारे पास क्या है, बैंक एंगल है। ओके, तो उसके अलावा हम कहते हैं कि जब ये आइडियल बैंक कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व यहाँ से बनेगा इस बैंक एंगल के बाद, ठीक है, जिसको हम ये बैंक एंगल दे रहे हैं, कर्व को या टर्न को या गोलाई को हम जो एंगल दे रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक आइडियल बैंक कर्व है। तो आइडियल बैंक कर्व में क्या होगी, एंगल जो है, ये जो एंगल, ये एंगल इस कार को एक पर्टिकुलर जो है वो क्या स्पीड जो है वो असाइन करेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो बैंक एंगल हम यहाँ पे सेट करेंगे, तो ये बैंक एंगल जो है, इस बैंक एंगल पर इस कार की जो है एक पर्टिकुलर स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, या हम कहेंगे स्पीड की क्या होगी, लिमिट होगी, ठीक है, without the support of friction between the tire and road. Normal reaction force existed by surface has the two components. ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी कर लेते हैं। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस सरफेस की तरफ से इस कार पर ये जो एक्ट करेगी, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स लेंगे, एक ये कंपोनेंट और दूसरा आपके पास ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा। ओके, एन कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट किसके वर्टिकल, इस सरफेस के वर्टिकल, ठीक है, तो ये सरफेस का जो है वर्टिकल होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एन साइन थीटा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल किसके, ये इस सरफेस के जो है हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स मींस सरफेस के वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि इस सरफेस के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स के जो है वो दो कंपोनेंट से, एक वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, ये हमने इस नॉर्मल फोर्स से हमने रिजॉल्व किए। ओके, अब इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये एन कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये इक्वल होगा किसके, इस वेट के, ठीक है, ये जो वेट है, ओके, वेट बराबर किसके होता है, एम जी के। तो एन कॉस थीटा इक्वल है वेट के, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, मींस एन कॉस थीटा और वेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन एक्ट करेंगे, लेकिन हैं दोनों क्या है, इक्वल है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। हम उसको यूं लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, मीन्स एन कॉस थीटा बराबर है वेट के। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एन कॉस थीटा और वेट किसके बराबर है, एम जी के, तो एन कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, एम जी के। ओके, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है कि जो आइडियल बैंकिंग होती है, ठीक है, ये आइडियल हम फॉर एग्जांपल कहते हैं आइडियल बैंक कर्व है। अब आइडियल बैंक कर्व में जो नेट फोर्स होगी, ठीक है, वो नेट फोर्स किसके बराबर होगी, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगी। कैसे जो है नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर है, ये हमें थोड़ा इसको चेक करना है, हमें इसको थोड़ा इनकी कैलकुलेशन चेक करनी है, ठीक है। अब नेट फोर्स में हमारे पास क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सी,
क्योंकि इन नेट फोर्सेस की लगने की वजह से, एग्जर्ट करने की वजह से इस कार को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगी। तो हम न्यूटन के लॉ के मुताबिक एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सी लिखते हैं। ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो बराबर किसके हो जाएंगे, एम वी स्क्वायर अपान आर, क्योंकि वी स्क्वायर हमने ए सी की जगह पर हमने पुट किया है। तो एफ नेट किसके बराबर हुआ, एम वी स्क्वायर अपान आर के बराबर हुआ। अब ये हमें मिल गई नेट फोर्स। इस नेट फोर्स की वजह से इस कार को सेंटीपिटल फोर्स लग रही है, क्योंकि ये एम वी स्क्वायर अपान आर किसके बराबर होता है, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो नेट फोर्सेस, टोटल फोर्सेस लगने की वजह से इसको, कार को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है। अब नेट फोर्सेज हमें चेक करनी है कि कौन कौन सी नेट फोर्सेज है। वैसे यहाँ पे दो फोर्सेज हैं, एक आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और दूसरा आपके पास क्या है, वेट। ओके, नॉर्मल रिएक्शन को हमने उनके दो कंपोनेंट्स में हमने ब्रेक किया, एक ये वाला कंपोनेंट हुआ और दूसरा ये वाला कंपोनेंट हुआ। ठीक है, अब कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, अब 3 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक एन कॉस थीटा, दूसरी एन साइन थीटा और तीसरी जो है वो आपके पास क्या है, वेट। तो ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो टोटल फोर्सेस कितनी हुई, 3। तो हम लिखते हैं कि हमारे पास जो नेट फोर्स है वो एन कॉस थीटा के बराबर, एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा और आपके पास क्या है, माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू मैंने क्यों रखा है, क्योंकि जो वेट की डायरेक्शन है वो इस एन कॉस थीटा के अपोजिट में है। तो एन कॉस थीटा और माइनस मैंने यहाँ पे डब्ल्यू इसी वजह से रखा है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, अब एन कॉस थीटा और वेट बराबर हैं, एन कॉस थीटा और ये दोनों वेट क्या हैं, इक्वल हैं, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में है। ठीक है, तो एन कॉस थीटा अगर वेट के बराबर है तो क्यों ना हम इसको लिखें, एन कॉस थीटा की जगह पर हम क्या पुट करें, डब्ल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, एन कॉस थीटा की जगह पर हम क्या रखते हैं, वेट रखते हैं। तो एन कॉस थीटा की जगह पर मैंने यहाँ पे वेट रखा। अब ये प्लस का वेट है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ बराबर किसके हो जाएगी, एन साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही थी उनमें हमारे पास सिर्फ एन साइन थीटा ही है, जिसकी वजह से क्या मिल रही है, इस कार को सेंटीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड हो रही है। ओके, तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमारे पास ये एफ नेट इसमें किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर। इस एफ नेट की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, एन साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो एन साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपान आर की। अब ये हमारे पास मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ। ठीक है, डिवाइड 2 बाय 1 तो क्या होगा, एन साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा। ओके, ये एन एन कैंसिल हो जाएंगे और एम वी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, डब्ल्यू से। डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेट। ठीक है, और ये बराबर किसके होता है, एम जी के। तो एम वी स्क्वायर को हमने डिवाइड किया किससे, वेट से डिवाइड के। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि एम वी स्क्वायर अपान एम जी आर, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसमें m और m जो है कैंसिल हो जाएगा, n n कैंसिल हो जाएगा, बाकी साइन थीटा अपान कोस थीटा बराबर किसके होगा, एम वी स्क्वायर अपान एम जी आर। ठीक, एम एम कैंसिल और साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर किसके, टेन थीटा के। ठीक है, तो ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये बराबर है टेन थीटा के। तो इस पूरे की जगह पर हम जस्ट टेन थीटा रखेंगे। तो टेन थीटा बराबर होगा वी स्क्वायर अपान जी आर, क्योंकि यहाँ से सिर्फ वी और ये जी आर ये दो बचेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर किसके हुआ, जी आर के, वी स्क्वायर अपान जी आर के। अब इसमें देखें कि 3 फैक्टर्स हमारे पास हैं, एक है एंगल, दूसरा ये स्पीड और तीसरा ये आर। जी तो कांस्टेंट है, जी की वैल्यू 9.8 होती है, उसको हम कांस्टेंट ही रखेंगे। तो बाकी हमारे पास फैक्टर क्या है, एक वी स्क्वायर है मतलब स्पीड, आर रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं इसको, वो जो कर्व या जो टर्न होगा या जो गोलाई होगी उसका जो रेडियस होगा वो रेडियस हमें इस आर की जगह पर पुट करना है। ठीक है, अब इस फार्मूले की मदद से हम जो बैंक एंगल है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस फार्मूले की मदद से उस बैंक एंगल पर कार की मैक्सिमम स्पीड
यहाँ हम कह देंगे स्पीड लिमिट जो है वो क्या होगी, वो भी हम इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये है tan थीटा, हम क्या करेंगे इस tan को बराबर की इस साइड लेकर आएंगे इस जगह पे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, जैसे कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v²/gr। अब देखें कि ये बैंकिंग एंगल जो है ये किस तरह से हमें मिलेगा, हमें मिलेगा स्पीड से और रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं फॉर कैलकुलेटिंग बैंक एंगल। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि बैंक एंगल हमारी जो है वो ज़्यादा हो तो हमें स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, और रेडियस जो है हमें कम रखना पड़ेगा। जब रेडियस कम रखेंगे और स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पे बैंकिंग एंगल भी क्या होगी, ये वाली एंगल भी जो है वो क्या आएगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हम कहें कि हमारे पास बैंकिंग एंगल पता है, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री हमने सेट की है, ओके, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनेगा, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्व जो बनेगा, ठीक है, इस रेडियस ऑफ कर्व का क्या होगा, वो रेडियस हमें पता है। ठीक, एंगल हमने 30 रखी है, ओके, तो यहाँ पे इस कार की स्पीड लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो हमें क्या मिलेगी, v=√gr tan थीटा। ये कैसे आई, ये v² है, gr डिवाइड में है यहाँ पर, तो gr को बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो ये होगा gr tan थीटा। v² किसके बराबर हुआ, gr tan थीटा। अब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इस पूरे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आई, तो v किसके बराबर हुआ, जब हमने ये स्क्वायर ख़त्म किया तो बराबर की दूसरी साइड ये पूरी की पूरी अंडर रूट आई, तो v=√gr tan थीटा। अब ये हमें फार्मूला मिल गया इस स्पीड को जो है कैलकुलेट करने का। स्पीड किस तरह से कैलकुलेट होगी, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर से, उस कर्व का, उस टर्न का, उस गोलाई की रेडियस, और जो बैंकिंग एंगल हमने सेट की, ठीक है, जैसे कि हमने 30 डिग्री सेट की है तो 30 डिग्री इस थीटा की जगह पर आपको क्या करना है, पुट करना है, तो इसी से हमें वो बैंकिंग स्पीड जो है वो स्पीड हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यूँ कहें कि जो हमें दो फार्मूले हमें मिले, एक हमारे पास क्या मिला है, थीटा को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब अगर ये आपके पास जो है टर्न है, ठीक है, तो टर्न जो है हम कहते हैं कि टर्न की एंगल हमारे पास ये थीटा है, ओके, और हमारे पास जो है जो हमें मिलेगा ये थीटा अगर हमें मिला हुआ नहीं है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ओके, ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें थीटा प्रोवाइडेड है और यहाँ पे जो गाड़ी होगी, ठीक है, उस गाड़ी की जो है हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हर बैंक्ड कर्व की एक पर्टिकुलर एंगल दी हुई होती है और उस एंगल पर एक स्पीड भी जो है वो मैक्सिमम स्पीड भी उसकी सेट होती है कि अगर उस स्पीड से आप ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि ये जो बैंक्ड कर्व है ये उस स्पीड लिमिट से ज़्यादा लिमिट के लिए बना हुआ ही नहीं है। तो हर बैंक्ड कर्व की एक मखसूस स्पीड होती है, अगर उस स्पीड से आप क्रॉस करेंगे, ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे तो वो आपके लिए ख़तरे का बास बन सकता है। ओके, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस आर को समझिएगा, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मीन्स ये जो टर्न आएगा इस टर्न का जो रेडियस होगा, ठीक है, वो रेडियस आपके पास क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, थीटा बैंक एंगल कहलाएगी, और ये जो स्पीड है ये स्पीड आपके पास उस व्हीकल की स्पीड होगी। तो इन तीनों फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है। ठीक, लार्ज थीटा मीन्स ये जो एंगल है ये ज़्यादा वहाँ पे हमें मिलेगी जहाँ पे स्पीड क्या हो, ज़्यादा हो, और ये रेडियस क्या हो, ये वाला रेडियस क्या हो, कम हो। मतलब ये कि अगर एक गोलाई है, एक टर्न है या एक कर्व है, उस कर्व का रेडियस कम है, मतलब वो छोटी गोलाई है, इतनी ज़्यादा जो है वो गोलाई नहीं है, रेडियस कम है, ठीक है, वहाँ पे वेलोसिटी गाड़ी की ज़्यादा है, तो एंगल जो है हमें क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी एंगल। तो लार्ज थीटा हमें
उस सूरत में मिलेगा जब आपके पास वेलोसिटी ज़्यादा और रेडियस ये आपके पास क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, एंगल है, एंगल जो बैंक की ये जो एंगल होगी ये एंगल डिपेंड करती है एक स्पीड पर। ठीक है, एक स्पीड पर डिपेंड करती है, दूसरा कहाँ किस पर, रेडियस पर डिपेंड करती है। ओके, इन दो फैक्टर्स पर जो है ये बैंक एंगल जो है वो थीटा जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कन्फ्यूजन कोई है तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।